आज के लेक्चर का टॉपिक है महाराणा कुंभा और उसकी सांस्कृतिक विजय। पिछले लेक्चर में हम राणा कुंभा के विजय पूर्व पश्चिम की विजय को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे राणा कुंभा का नागौर पर पुनः आक्रमण। 1458 ईस्वी में राणा कुंभा ने नागौर पर पुनः आक्रमण किया। वीर विनोद पृष्ठ 330 से ज्ञात होता है कि इस हमले का कारण वहां के शासक शम्स खां द्वारा गौ हत्या प्रारंभ करना था। इस अभियान में शम्स खां के साथ 50,000 सैनिक थे। उसने सुल्तान से सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की, परंतु इस समय सुल्तान सूरा का पूर्णतः दास बन चुका था। सुल्तान की उदासीनता पर उसके वजीर इमादुल मुल्क ने सेना एकत्रित की और राणा से मुकाबला करने रवाना हुआ। परास्त हुआ। नागौर पर राणा का अधिकार हो गया। फरिश्ता लिखता है कि राणा को ज्यों ही खबर मिली कि कुतुब शाह स्वयं सेना लेकर आ रहा है तो राणा नागौर से लौट गया। इसके विपरीत तबकात अफगरी में लिखा है कि सुल्तान रवाना तो हुआ था पर वह स्वयं ही वापस लौट गया और आमोद प्रमोद में मग्न हो गया। मार्ग से लौटने का कारण महाराणा की विजय की खबर सुन लेना था। कुतुबुद्दीन का कुंभलगढ़ पर आक्रमण। नागौर के युद्ध के कुछ माह पश्चात गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए सिरोही तथा कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, किंतु राणा ने उससे फिर पराजित कर वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया। सुल्तान को यह स्पष्ट हो गया कि उसकी सैनिक स्थिति राणा से बेहतर नहीं है। कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ विजय का स्वप्न त्याग दिया। 25 दिसंबर 1458 को उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ चंपानेर की संधि समाप्त हो गई और कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाने से गुजरात से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई और मेवाड़ के कुछ वर्षों के लिए गुजरात के आक्रमण से राहत मिल गई। महमूद बेगड़ा का आक्रमण। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात दाऊद खां गद्दी पर बैठा, परंतु थोड़े ही समय पश्चात उसे हटाकर फतेह खां महमूद बेगड़ा के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। महमूद बेगड़ा तथा कुंभा में किसी प्रत्यक्ष संघर्ष का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, लेकिन जूनागढ़ के राजा मंडलिक से बेगड़ा का संघर्ष चल रहा था। संभवतः कुंभा ने मंडलिक को सहायता दी हो, क्योंकि वह कुंभा का दामाद था। जब तक कुंभा जीवित रहा, महमूद बेगड़ा मंडलिक को हराने में सफल नहीं हो सका। इन युद्धों से स्पष्ट होता है कि गुजरात तथा मेवाड़ के आपसी संबंध कभी मित्रतापूर्ण नहीं रहे। निरंतर युद्ध के बावजूद गुजरात मेवाड़ में सफल नहीं हो पाया। राणा कुंभा की युद्ध नीति हमेशा रक्षात्मक रही। हरविलास शारदा के अनुसार कुंभा अनावश्यक रूप से रक्त रंजित युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं था। उसने केवल वे ही युद्ध लड़े जो मेवाड़ की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक क्षेत्र में उपलब्धियां। कुंभा का व्यक्तित्व बहुमुखी था। उसका युग केवल राजनीतिक गतिविधियों की दृष्टि से ही महान नहीं, वरन उसकी उपलब्धियां अन्य क्षेत्रों में भी महान थी। वह कलाकारों का संरक्षक तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। वह उच्च कोटि का विद्वान, संगीत तथा स्थापत्य कला प्रेमी, साहित्य को समृद्ध बनाकर विभिन्न कलाओं को समुचित विकास मेवाड़ में किया था। प्रथम देखें तो स्थापत्य कला। राणा कुंभा को स्थापत्य कला से अगाध प्रेम था। उसने स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता यह रही कि उसमें हमें प्राचीन परंपरा का परिमार्जित रूप मिलता है। मेवाड़ में प्राचीन काल से राणाओं द्वारा राजप्रसाद, दुर्ग, देवालय, जलाशय तथा स्तंभ बनाने की परंपरा को अपनी स्थापत्य कला का केवल आधार ही नहीं बनाया, बल्कि उसमें धार्मिक तथा सामरिक सुरक्षा की भावनाओं का समन्वय कर उसे और अधिक उपयोगी बनाया था। दुर्ग निर्माण
देखें तो महाराणा कुंभा ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा तथा सैनिक शक्ति की सुदृढ़ता की ओर ध्यान में रखते हुए अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था और प्राचीन दुर्गों की मरम्मत करवाई। मेवाड़ राज्य में कुल 84 दुर्ग हैं, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। राजस्थान के किसी शासक ने इतने दुर्ग नहीं बनवाए। मेवाड़ की सामरिक स्थिति के मद्देनज़र चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ आदि दुर्गों का उसने नवीनीकरण कराया। इन दुर्गों का प्राचीन ढांचा नई युद्ध शैली के अनुरूप नहीं था। चित्तौड़ दुर्ग में रामपोल के बाद दुर्ग के नीचे तक कोई द्वार नहीं था। उसने इस मार्ग को विभिन्न द्वारों द्वारा सुरक्षित किया। कुंभा का यह कार्य एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, दूसरी ओर आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। चित्तौड़ दुर्ग से ही राज्य की रक्षा का प्रबंध होता था। इस दुर्ग के नवीनीकरण पर डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग को उसने विचित्रकूट बना दिया। मांडलगढ़ का किला भी खंडहर के रूप में ही रहा था। उसका समुचित रूप से जीर्णोद्धार राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। राणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों में कुंभलगढ़ का दुर्ग उल्लेखनीय है। इस दुर्ग का निर्माण उन्होंने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में किया था। यह दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है। इस किले में रहने वाले 40,000 व्यक्तियों को जल उपलब्ध कराने के लिए एक तालाब बनवाया था। कुंभा ने इसके चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर बनवाए और उसमें सुदृढ़ द्वारों का प्रबंध भी किया। मार्ग की विकटता तथा निर्माण की जटिलता के कारण यह अजय दुर्ग रहा है। अपनी सुरक्षा का उसने विशेष प्रबंध किया। दुर्ग के जिस भाग में वह निवास करता था वह और भी सुदृढ़ था और वह कटारगढ़ कहलाता था। यह केवल सैनिक दुर्ग ही नहीं, इसके भीतर कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। शारदा ने इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक सुरक्षा तथा रचनात्मक मेघा का एक महान मूर्ति रूप प्रतीक बताया, जो सैनिक सुरक्षा तथा ऐतिहासिक ख्याति से अद्वितीय है। मेवाड़ के पश्चिम में आबू को अपने राज्य में मिलाने के बाद कुंभा ने एक ऊंचे पहाड़ पर अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया। इस दुर्ग में रहने, कृषि करने तथा पानी की सुविधा का अभाव था। यह पूर्ण रूप से सामरिक उद्देश्य से बनाया गया था तथा यह पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए प्रहरी का कार्य करता था। इसके अतिरिक्त अपने राज्य की पश्चिमी सीमा तथा सिरोही के बीच एक तंग रास्ते की सुरक्षा के लिए सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। कोलन तथा बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों की स्थापना की गई। भीलों की शक्ति पर अपना अंकुश बनाए रखने के लिए भूमठ क्षेत्र में अनेक दुर्ग बनवाए गए। सभी दुर्गों के निर्माण की व्यवस्था राज्य की पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिण सीमा की सुरक्षा के संबंध में थी। दुर्गों के निर्माण को देखकर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा व सामरिक दृष्टि से दुर्ग निर्माण के स्थान सर्वोपरि हैं। राजप्रसाद। कुंभा के समय राजप्रसादों के भग्नावशेष कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ दुर्ग में उपलब्ध है। इन प्रसादों में सौंदर्य की अपेक्षा सादगी और उपयोगिता की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकतर ये राजप्रसाद विशाल कक्षों, सुंदर झरोखों तथा ऊंची छतों से युक्त है। गवाक्ष भी इन प्रसादों की विशेषता रही है। मंदिर। कुंभा की धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक अनेक मंदिर आज भी अच्छी अवस्था में देखने को मिलते हैं। उसके समय जैन, शिव, वैष्णव मंदिर का निर्माण हुआ, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रतीक है। इन मंदिरों में रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर तथा चित्तौड़ का कुंभा श्याम मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। रणकपुर के मंदिर में अलंकरण के लिए किया गया तक्षण कार्य जनजीवन पर अच्छा प्रकाश डालता है। इस काल की तक्षण कला की विशिष्टता यह थी कि इसमें नारी को विभिन्न नायिका के सुलभ रूपों में प्रदर्शित किया जाता था। यहाँ इस्लाम का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। शिल्पकार गुजराती थे, तो उन्होंने अपनी प्रादेशिक परंपराओं को इसमें शामिल किया। बेल बूटों का अत्यधिक चित्रण किया। गुजरात की तत्कालीन मस्जिदों में प्राप्त होते हैं।
अतः फर्ग्यूसन ने स्थानीय शिल्प की तुलना अहमदाबाद की मस्जिदों से की है। कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर रणकपुर के मंदिरों से छोटा है, परंतु कलाकृति की दृष्टि से अत्यधिक उत्कृष्ट है। चित्तौड़ का कुंभा श्याम मंदिर पंचायतन शैली का है, जिसे राणा ने अपने इष्ट देव श्याम की भक्ति में बनवाया था। इसके अतिरिक्त कुंभा स्वामी का मंदिर तथा श्रृंगार गौरी का मंदिर अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। एकलिंग जी का मंदिर बनाया जो बप्पर रावल ने था, परंतु राणा कुंभा ने इसके खंडित भाग को नया बनवाकर मंडप, तोरण, ध्वजा दंड और कलशों से अलंकृत किया। उक्त मंदिर से पूर्व में कुंभ मंडप नामक स्थान का निर्माण करवाया। इस स्थल को आजकल मीराबाई का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में 15वीं शताब्दी की जनजीवन की घटनाओं और पौराणिक कथाएं सफाई से उत्कीर्ण हैं। कुंभाकालीन कलाकारों की ये अनुपम कृतियाँ अपनी सजीवता, गति तथा कला की उत्तमता की विशिष्ट उदाहरण है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने कुंभा द्वारा निर्मित देवालयों की वास्तुकला का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उत्पन्न कर एक नूतन चेतना को सर्जित कर दिया है। बसंत नगर सिरोही राज्य में उजड़ गया था, उसे राणा कुंभा ने पुनः बसाया और वहां पर विष्णु के निर्मित 7 जलाशय बनवाए। स्तंभ कला की दृष्टि से चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित कीर्ति स्तंभ एक कलात्मक वास्तुकला का नमूना है। इसका निर्माण कार्य संवत 1496 से 1516, 1439 से 1459 ईस्वी तक चला। कीर्ति स्तंभ के अभिलेखों के अनुसार इसकी निर्माण योजना सूत्रधार जेता द्वारा बनाई गई थी। इस निर्माण कार्य में जेता को अपने पुत्र उन्नापा तथा पूंजा का भी अच्छा सहयोग मिला। यह स्तंभ 120 फुट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा, इसका मध्य भाग कुछ चपटा है और ऊपर का भाग झरोखे के कारण बाहर निकला हुआ लगता है। इसकी निर्माण शैली को ध्यान में रखते हुए कुछ वास्तुविदों ने इसे विष्णु ध्वज स्तंभ भी कहा है। स्तंभ में कुल 9 खंड है तथा प्रत्येक खंड में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस स्तंभ को हिंदू पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों का संग्रहालय भी कहते हैं। डॉक्टर R.P. व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि बताया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि स्तंभ का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया गया था, अतः यह विजय स्तंभ है। परंतु डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे का कहना है कि इसे विजय स्तंभ कहने की अपेक्षा विष्णु स्तंभ कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इस स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो इस तथ्य की पुष्टि करती है। दूसरा, यह स्तंभ कुंभ स्वामी मंदिर के निकट ही बनवाया गया है। पाश्चात्य कलाविद फर्ग्यूसन ने इसके सुंदर अलंकरण को देखकर इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। संगीत कला। कुंभा के काल में संगीत कला का भी पर्याप्त उन्नति देखने को मिलती है। उसने अपने संगीत के अध्ययन तथा कला के गहन ज्ञान का परिचय संगीत मीमांसा, संगीत राज तथा सुधा प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना करके तथा चंडी शतक की व्याख्या व गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका रच कर दिया है। राणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। एकलिंग महात्म्य में भी अपनी विभिन्न राग रागनियों पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है, जिनकी रचना राणा कुंभा स्वयं ने की थी। इस काल की बनी हुई मूर्तियों से भी हमें संगीत की स्थिति का ज्ञान होता है। रणकपुर, चित्तौड़, दिलवाड़ा, एकलिंग आदि स्थानों पर प्राप्त प्रतिमाओं में संगीत मंडलियों तथा वादक मंडलियों की प्रतिमाएं द्रष्टव्य है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि संगीत का प्रचलन उस काल में जन सामान्य में था तथा मृदंग, शृंग, झांझ आदि वाद्य यंत्र तत्कालीन समाज में लोकप्रिय थे। वह वीणा बजाने में राणा कुंभा निपुण थे। कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियां देखें तो वह स्वयं विद्वान थे। एकलिंग महात्म्य ने उसको वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में निपुण बताया। स्वयं विद्वान, मराठी, मेवाड़ी, कन्नड़, संस्कृत, गुजराती आदि कई भाषा के ज्ञाता, 4 नाटकों से प्रमाणित होता है। स्पष्ट है कि वह नाट्य शास्त्र का भी अच्छा ज्ञाता था। दुर्भाग्यवश इन नाटकों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध नहीं है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से इसका संकेत मिलता है। एकलिंग महात्म्य के अनुसार वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद तथा व्याकरण के अच्छे जानकार
वे थे। उसकी कुछ रचनाएं धर्म से और कुछ रचनाएं संगीत कला से संबंधित है। उसकी धार्मिक रचनाएं मौलिक नहीं अपितु टीका के रूप में है। इन टीकाओं में से एक और कुंभा की काव्य कुशलता का आभास होता है, दूसरी ओर उसके धर्म के प्रति अनुराग का भी आभास होता है। मंडन नामक शिल्प शास्त्री को कुंभा के दरबार में आश्रय प्राप्त था। उसने वास्तुकला के संबंध में देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि कई ग्रंथों की रचना की। मंडन का भाई नाथा भी शिल्प शास्त्री था। उसने वास्तु मंजरी लिखी। मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्वार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका आदि कई ग्रंथों की रचना की। अत्रि कवि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। इन तीनों में अत्रि का स्थान विशेष है। वह काव्य शास्त्र का आलोचक भी था। मीमांसा, न्याय और वेदांत में उसने विशेष योग्यता प्राप्त कर रखी थी। अत्रि की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति को पूर्ण किया। राणा ने जय और अपराजित के मतानुसार कीर्ति स्तंभों की रचना का एक काव्य बनवाया और उससे शिलाओं पर खुदवाया कर अपने कीर्ति स्तंभ के नीचे के हिस्से में बाहर की तरफ कई लगवाया था। इसलिए महेश पर राणा जी की विशेष कृपा थी। कान्ह व्यास एकलिंग महात्म्य का लेखक था तथा वह राजा का वैतनिक कवि था। कुंभा के काल में कई जैन विद्वान भी धार्मिक तथा काव्यात्मक रचनाओं द्वारा उस युग की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया। उन जैन विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद्र, सूरी, सोमदेव आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त अनेक विविध विषयक विद्वान ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्री आदि कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राजकीय आदेशों तथा ताम्रपत्रों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता था। कुंभा के काल में साहित्य की जो आश्चर्यजनक उन्नति हुई उसके कई कारण थे। प्रथम, मेवाड़ में प्राचीन काल से ही अनेक विद्वानों व साहित्यकार साहित्य सर्जन करते आ रहे थे। द्वितीय, मेवाड़ सीमा के गुजरात तथा मालवा की सीमाओं से मिल जाने के कारण मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का गुजरात व मालवा की सांस्कृतिक परंपराओं से संबंध स्थापित हो गया था। इन विचारों के आदान प्रदान ने भी साहित्य के विकास में सहयोग दिया। इसके अलावा कुंभा स्वयं की उदार सांस्कृतिक रुचि, कला संरक्षण की भावना, विद्या अनुराग आदि भी साहित्यिक विकास के प्रमुख कारण रहे। कुंभा की मृत्यु। कुंभा जैसा महान प्रतिभा संपन्न राणा का जीवन का अंत बहुत ही करुणाजनक देखने को मिलता है। जीवन के अंतिम समय में मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हो चुके थे। उसका कारण उनका मानसिक रोग था। संभवतः योग्य उत्तराधिकारी के अभाव से विक्षुब्ध थे। ऐसी अवस्था में कुंभा के बड़े पुत्र उदा यानी उदयकरण ने सिंहासन पर अधिकार करने का निश्चय किया। जब एक दिन कुंभा कुंभलगढ़ इतर में स्थित भामादेव के मंदिर के निकट ईश्वर भक्ति में मग्न थे, उदा ने पीछे से राणा पर कटार का वार कर 1468 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कुंभा के चाचाओं ने उदा को इस निकृष्ट कार्य करने के लिए उकसाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार उदा सिंहासन पर बैठने की प्रतीक्षा करते थक गया था, अतः उसने अपने पिता की हत्या कर दी। कुछ इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि उदा को यह शंका हो गई थी कि उसका पिता अपने राज्य उसके छोटे पुत्र रायमल को देगा। कुंभा की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ की कला, साहित्य, राजपूत शौर्य आदि की परंपरा में अवरोध उत्पन्न हो गए। राणा कुंभा की मृत्यु के साथ मेवाड़ की इस सर्वोन्मुख उन्नति का अंत दिखाई देता है। यह सांस्कृतिक विकास आगे चलकर राज सिंह के समय फिर से दिखाई देने